नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समुद्री लुटेरों के बारे में। कारण क्या है तो देखिए, अभी भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र से 9 समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया है और अब उन्हें भारत लाया गया है ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सके। इस दौरान वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हालांकि आजकल इलेक्शन की चर्चाओं की वजह से बहुत सारे जो हमारे मामले हैं वह दब रहे हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, पर फिर भी ज़रूरी है कि इलेक्शन से और मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बचते हुए हम लोग जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम उस पर खास ध्यान दें। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि दरअसल ये मामला क्या था, किस प्रकार भारतीय नौसेना के द्वारा ये 9 समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया है, इनकी क्या न्यूज़ थी, अगर इनको भारत लाया जाता है तो किस कानून के तहत इनके ऊपर पूरा का पूरा मामला चलाया जाएगा। हर एक मामले को हम लोग बढ़िया से समझते हैं और भारत सरकार ये काम क्यों कर रही है यह भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत सरकार ने जिन लोगों को बचाया है वह सभी पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान की इस प्रकार से मदद क्यों कर रहा है भारत, ये भी हम लोग इस पूरी आज की क्लास के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग की जो न्यूज़ है वह यही कह रही है कि भारतीय नौसेना के द्वारा आत्मसमर्पण किए गए 9 समुद्री लुटेरों को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाया गया है। अब इन सब के साथ में क्या होने वाला है, आने वाले समय में किस प्रकार से कार्रवाई चलेगी, जरा चीज़ों को अच्छे से हम लोग अभी समझते हैं। लेकिन समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए। कुछ एक इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर चीज़ें क्लियर हैं तो बस आंसर को कमेंट कर दीजिए, और क्लियर नहीं है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपने मेंस के नोट्स भी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि समुद्री सुरक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। तो समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों से समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 और वहीं फिलहाल वर्तमान में हो रही घटनाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अभी हम लोग की आज की जो न्यूज़ है यह भी इस प्रकार है कि एक जहाज़ था मछली पकड़ने वाला, वह समुद्र में घूम रहा था, तो समुद्री लुटेरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हाईजैक कर लिया। इसके अलावा अगर हम लोग बीते दिनों की न्यूज़ समझे तो पता लग रहा था कि जो हूती विद्रोही थे वह भी लगातार अलग अलग जहाज़ों के ऊपर हमले कर रहे थे और उसको हाईजैक कर रहे थे। तो ये जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं समुद्री सुरक्षा के विरुद्ध एक बड़ी चुनौती है। तो मेंस के लिए कंटेंट भी आप लोग खास तैयार कर लेंगे तो ही चीज़ें अच्छी चलेंगी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। समझते हैं क्या क्या घटनाक्रम में रहा। तो देखिए, अभी फिलहाल की जो स्थिति है वह यह है कि एक ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज़ जिसका नाम है अल कंबर 786, ये जहाज जो है अच्छा खासा घूम रहा था और यमन के पास में एक आइलैंड है छोटा सा, उस आइलैंड के पास में था ये। अब अचानक से क्या होता है कि इसके ऊपर हमला कर दिया था समुद्री लुटेरों के द्वारा और 9 समुद्री लुटेरे पहुंच करके इसको कब्जा लेते हैं, अपने नियंत्रण में लेते हैं। हालांकि एक चीज़ जो देखने में आई वह यह आई है कि यह जो मछली पकड़ने वाला जहाज है इसके ऊपर मौजूद जो चालक दल था उस चालक दल के सभी सदस्य पाकिस्तानी थे। तो जब इन सभी को हाईजैक कर लिया गया था तो उसके बाद भारत ने इसको रेस्क्यू किया और भारत ने इसको रेस्क्यू करते हुए चीज़ों को नोटिस किया तो पता लगा कि इसके ऊपर सभी लोग पाकिस्तानी हैं और जिनकी संख्या 23 है। यानी कि चालक दल में 23 पाकिस्तानी सदस्य उपस्थित थे, लेकिन भारत ने बिना किसी प्रकार की चिंता किए या कोई भी आपसी मनमुटाव को दिखाए हर एक चालक को बचाया और सुरक्षित लेकर के आए, वहां से सब चीज़ें सेफ रही। इसके लिए एक अभियान जो था, मतलब चीज़ों को नोटिस किया गया कि जो यह शिप था यह शिप हाईजैक हो चुका था, तो हाईजैक शिप को बचाने के लिए, इन चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। यानी कि भारतीय नौसेना ने चीज़ों को नहीं छोड़ा, ये नहीं सोचा कि चलो आगे निकल पड़ते, नहीं, यहाँ इन्होंने तुरंत एक अभियान शुरू कर दिया। यह जो अभियान था यह अभियान 12 घंटे से अधिक समय तक चला और 12 घंटे से अधिक चले इस अभियान के बाद ही हम देखते हैं कि सभी समुद्री लुटेरों ने इस पे अपना आत्मसमर्पण यहाँ पर कर दिया था। इसके बाद क्या होता है कि यह जो सभी समुद्री लुटेरे होते हैं यानी कि 9 के 9, इन सभी को पकड़ लिया जाता है। वहीं इसके साथ ही जो इनका जहाज़ है अल कंबर, इस जहाज़ की पूरी स्वच्छता जांच की जाती है और योग्यता जांच की जाती है, हर एक चीज़ को देखा जाना समझा जाता है। वहीं जो 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्य यहाँ मौजूद थे उन सभी की भी जांच की जाती है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं है, हानि तो नहीं है, कोई शारीरिक चोट तो नहीं लगी हुई, सभी स्वस्थ हैं या नहीं है, हर एक चीज़ को देखा जाना गया। तो जहाज़ भी हम लोग ले आए थे, सभी चालकों को भी ले आए थे, सबकी जांच हो गई, सबको देख लिया, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो उसके दिन को मुक्त कर दिया गया। चलो जी, अब आप जा सकते हो, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर जो स्थिति थी आप लोग को यहाँ पर यह देखना है कि यह जो पूरी घटना होती है यह होती है सोकोट्रा द्वीप समूह के पास में। यमन के पास एक छोटा सा द्वीप समूह है सोकोट्रा, वहाँ पर यह पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है और भारतीय नौसैनिक वहाँ पहुँचकर इस पूरे मिशन को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें हमारी तरफ से कौन सा जहाज उस क्षेत्र में उपस्थित था, तो देखिए हमारी तरफ से गया था आईएनएस सुमेधा।
आईएनएस सुमिधा पे जितने भी हमारे नौसैनिक मौजूद थे उन्होंने पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट किया और सभी चीज़ें अपने कंट्रोल में ली। वहीं अपने कंट्रोल में लेने के बाद में आईएनएस त्रिशूल को वहां बुलाया गया और आईएनएस त्रिशूल के साथ जोड़ करके अलकंबर 786 को भेज दिया गया था भारत। यह भारत आया, सारी जांच पड़ताल हुई, उसके बाद चीज़ें कंप्लीट कर दी गई। इसके साथ ही जो 9 यहाँ पे समुद्री लुटेरे पकड़े गए थे उन सभी को भी भारत लाया गया और उन सभी को भारत लाने के बाद में अब इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। यह कानूनी कार्रवाई जो है भारत के खास अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022, उस अधिनियम के तहत पूरी की पूरी यह जो कार्रवाई है की जाएगी और देखा जाएगा कि किस प्रकार से इनको सजा मिलेगी और आने वाले समय में क्या स्थिति इनकी रहने वाली है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी समुद्री क्षेत्र में लुटेरों को पकड़ा जाता है तो भारत सरकार किस प्रकार से किस अधिनियम के तहत पूरी की पूरी कार्रवाई कर सकती है, कहाँ भारत सरकार को अधिकार मिला हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप देखेंगे तो यह अधिनियम बहुत अधिक पुराना नहीं है, 2022 का ही है। इस अधिनियम की सबसे खास बात यही है कि यह अधिनियम भारतीय नौसैनिकों को समुद्री लुटेरों की संपत्ति और समुद्री लुटेरों को पकड़कर उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। हालांकि जो हमारा पिछला अधिनियम था उस अधिनियम के अंदर यह स्थिति नहीं थी, तो हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी निर्णय लेने पड़ते थे मिलजुल के। लेकिन अब जिस प्रकार का हमारे पास ये कानून आ गया है तो उसके बाद हमारे पास ही अधिकार है और हम सब चीज़ें खुद ही कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो कंप्लीट इंसिडेंट रहा है ये कंप्लीट इंसिडेंट अभी का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेयर इंसिडेंट है। दरअसल अभी 2 हफ्ते पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट समुद्र में देखा गया था जहां पर भारतीय नौसैनिक पहुंचे और उन्होंने वहां भी जितना चालक दल था सबको रेस्क्यू किया, इसके साथ ही जितने लुटेरे थे उन सबको भी वहां पे पकड़ के लाए थे। यह इंसिडेंट जो है यह 2 सप्ताह पहले हुआ था। भारतीय नौसैनिक जहां पहुंचे उस जहाज का नाम था जहाज रुएन। जो जहाज रुएन था इसके ऊपर 17 चालक दल के सदस्यों को बंदी बनाया हुआ था। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो समुद्री डाकू थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, 35 समुद्री डाकू मौजूद थे इस जहाज रुएन पर। तो भारतीय नौसैनिक पहुंचे और यहाँ का जो अभियान था यह अभियान 40 घंटे से भी अधिक समय चला था। इतना लंबा अभियान चला, लेकिन उस सब के बावजूद जीत भारतीय नौसेना की हुई और भारतीय नौसेना ने सभी बंधकों को छुड़ाया, सभी समुद्री डाकू को पकड़ा, लेकर के आए और इसके साथ ही पूरा का पूरा मामला ठीक भी किया। ये चीज़ें हम लोग के सामने हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि मतलब रेयर है या नए नए हैं, अभी हाल ही में होने लगे हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। ऐसे इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। इस वजह से समुद्री सुरक्षा आज के समय में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यह तो इंसिडेंट रहे दोनों। 2 हफ्ते पहले की क्या घटना थी, कैसे रेस्क्यू किया भारतीय नौसेना ने, अभी की क्या घटना है, कैसे रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने, सभी चीज़ें तो क्लियर है हम लोग के साथ में। तो इसी के साथ ही बातचीत में जो हमारे नौसेना अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे खुद यह बयान दिया है कि देखिए जब कभी भी समुद्री सुरक्षा की बात आती है, जब कभी भी बात आती है कि हम लोग एंटी पायरेसी मिशन चलाएंगे और एंटी पायरेसी मिशन के तहत समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, तो इस दौरान हम लोग अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो आपसी पड़ोसियों के मुद्दे हैं, आपसी लड़ाई है, हम उन सभी को एक तरफ रख करके सिर्फ और सिर्फ समुद्री सुरक्षा पे, चालक दल की सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो इसी वजह से जिस समय हमने अभी अपना रेस्क्यू मिशन किया है, यहाँ पर सभी सदस्य पाकिस्तानी थे, पर उसके बावजूद हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि उनको बचाने या नहीं बचाने, सभी को सेफ लेकर के आएगा। ये एक मानवता के प्रति जिम्मेदारी है, इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाना बेहद ज़रूरी है। यह भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो इंसिडेंट क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीज़ बता दी है। 2 हफ्ते पहले का इंसिडेंट क्या था वह भी बता दिया है आप लोग को। इसके साथ ही एक खास बात आप लोग के लिए जानना जो ज़रूरी है वह है समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022। देखो वर्तमान में भारत के पास यह एक खास कानून है जो हमें अधिकार देता है समुद्री क्षेत्र में डकैती को रोकने के लिए और समुद्री डाकुओं पर या लुटेरों पर नियंत्रण लगाने के लिए। हालांकि एक खास बात यह भी है कि ये अकेला कानून नहीं, मतलब ये तो वैसे मुख्य है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपने बाकी और कानूनों का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के तहत भी बहुत सारे मामले हैं जो समुद्री लुटेरों से या समुद्री लूट से जुड़े हुए हैं, बहुत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा हम लोग का जो आईपीसी है, आईपीसी के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं, हम लोग उसके माध्यम से भी चीज़ें चला सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो मुख्य कानून है वह समुद्री डकैती रोधी अधिनियम बना हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आज की वीडियो में इसको भी अच्छे से एक बार समझ लिया जाए, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है उसको क्लियर किया जाए।
तो देखिए यह जो समुद्री डकैती रोधी अधिनियम है, दरअसल इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पे आधारित करके बनाया गया है। किस पे आधारित है ये? समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1982 में, जिसमें मुख्य रूप से जो बात रखी गई थी वह समुद्री सुरक्षा की ही बात रखी गई थी। समुद्री लूट जो है वह प्राचीन काल से ही एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि आज के समय में स्थितियां तो काफ़ी ठीक है, अभी हम लोग काफ़ी बेटर सिचुएशन में जी रहे हैं, अब पहले वाली स्थिति नहीं रहती। और हमारे जो भी साजो सामान रहते हैं, जो भी चीज़ें हम व्यापार के लिए समुद्र से ट्रैवल करते हैं, वो सुरक्षित पहुंच जाती है। बहुत रेयरली ही कोई खास इंसिडेंट देखने को मिलता है हम लोग को। तो 1982 में फिर भी सभी देश बैठ करके इन्होंने मुद्दा रखा कि जी समुद्री सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि समुद्री डाकू हैं, लूट करते हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है हर जगह देखने को मिला, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में, खासतौर पर जो अरब देश हैं उनके आसपास में ये इंसिडेंट काफ़ी अधिक लोकप्रिय है, यहाँ पर घटना ये ज़्यादा होती है। सब बैठे बातचीत की कि कैसे कैसे होगा, तो अनेक नीतियाँ निर्धारित की गई कि कैसे कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कानून तैयार किया, जिसकी हम लोग बात अभी कर रहे हैं। तो यह राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है, यह खासतौर पर वर्तमान में भारतीय नौसेना को यह अधिकार दे देता है कि मान लीजिए अगर आप कभी भी समुद्र में कोई इंसिडेंट देखते हैं जो समुद्री लूट से संबंधित है, तो उस दौरान भारतीय नौसैन्य अधिकारी जो हैं उन सबको ये अधिकार है कि आप रेस्क्यू मिशन करेंगे। रेस्क्यू मिशन करने के साथ ही जो समुद्री लुटेरों की संपत्ति होगी, उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे। इसके साथ ही जो समुद्री लुटेरे होंगे उन सबको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके लेकर के आएंगे। कार्रवाई जो करनी होगी फिर वह हमारी अदालत में की जाएगी। ये अधिकार इनको मिल गया है इसके तहत ही। इसके अलावा एक खास बात हमारे इस अधिनियम में जो है वो यह है कि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्यार्पण को भी शामिल किया हुआ है। प्रत्यार्पण होता क्या है, जरा दरअसल आप लोग यह समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब अपराधियों को पकड़ते हैं, समुद्री लुटेरों को पकड़ते हैं, तो कुछ देश कहते हैं कि ये हमारे हैं, हमें दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई चलाना चाहते हैं। या फिर कोई लोग ये कहता है कि यह मुख्य रूप से हमारे ही दोषी हैं, हम चाहते हैं कि हम कार्रवाई चलाएं, हम ही लीगल एक्शन लें। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार अगर चाहे तो उन अपराधियों को उस देश में ट्रांसफर भी कर सकती है। यह भी हमारे कानून में अनुमति है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार अगर कभी भी ऐसा काम करेगी तो यह काम सिर्फ उसी देश के साथ किया जा सकता है जिस देश के साथ भारत ने प्रत्यार्पण संधि को हस्ताक्षरित कर रखा हो। अगर मान लीजिए हमने उस देश के साथ में इस संधि को हस्ताक्षर नहीं कर रखा तो इस प्रकार से मामला नहीं होगा। अगर आप विवाद उठाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर जो भी कार्य होगा वह चलेगा मेलजोल के आधार पर। अन्यथा अगर आपने प्रत्यार्पण संधि को हस्ताक्षर कर रखा है तो उस स्थिति में समुद्री लुटेरों की, समुद्री डाकुओं को फिर आप हेर फेर कर सकते हैं, इधर से उधर भेज सकते हैं, जहां भी आप चाहें वहां मामला फिर चलाया जा सकता है। ये आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है क्या कहती है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अपराध को भी परिभाषित किया गया है। समुद्री लूट अगर आप करते हैं, इतना ही नहीं, समुद्री लूट करने के अलावा अगर आप किसी को सहयोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो इन सभी कामों को इन्होंने समान माना है। ऐसा नहीं कि मतलब भेदभाव है, जो लूट कर रहा है उसके लिए अलग सजा, जो सलाह दे रहा है उसके लिए अलग सजा, ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार से समुद्री लूट के अंदर शामिल हैं, चाहे आप सलाह देने में थे, चाहे परामर्श देने में थे, या फिर आप सहायता कर रहे थे दूर खड़े होकर के, या फिर आप लूट में ही शामिल, सबके लिए सज़ा बराबर है जी। और इसमें बोला गया है कि देखिए सज़ा जो है वह 40 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा जो जुर्माना लगाया जाएगा वह जुर्माना अलग लगाया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये सज़ा है। इसके अलावा जो बातचीत है इसमें सिर्फ वही है कि समुद्री लूट को मुख्य रूप से नियंत्रित करना है। इसी वजह से यह पूरा अधिनियम तैयार किया गया था। इस अधिनियम की एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि यह भारत का जो क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो हम लोग के 200 मील्स के बियॉन्ड भी लागू होता है। यानी कि जो भारतीय सीमा है उसमें तो यह कानून लागू है ही है, वहीं भारतीय समुद्री सीमा के बियॉन्ड भी लागू है। और इसी वजह से यह हम लोग इंसिडेंट देख रहे हैं कि यमन के पास का पूरा इंसिडेंट था, लेकिन कार्रवाई जो है वह भारत में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार को अधिकार मिला हुआ, भारतीय नौसेना को अधिकार मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल पा रही हैं। चीज़ें क्लियर है। तो महत्वपूर्ण बात सारी समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 की क्लियर हो गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही जो बाकी चीज़ें, किस प्रकार से इंसिडेंट हो रहे हैं और आज के समय में भारत सरकार और भारतीय नौसेना किस प्रकार समुद्री क्षेत्र में एक्टिव है और चाहते हैं कि जो समुद्री लूट का मामला है पूरी तरह थम जाए, रुक जाए, वहीं इसके साथ ही समुद्री क्षेत्र हमारा पूरी तरह से फ्री रहे, किसी प्रकार का भय ना रहे, इस तरफ कार्य चल रहा है लगातार और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हो रही है, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं। हालांकि पूरा मामला आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है और खास है ये प्रश्न। हालांकि एक मामला जो आप लोगों ने देखा वह यह था कि हम लोगों ने मदद की है सभी पाकिस्तानी नौसैनिकों की या पाकिस्तानी चालकों की मदद की है। क्या पाकिस्तान की मदद की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? आप लोग का क्या मतलब है?
क्या कहते हैं, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तानी लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए समुद्र में या फिर मदद कर देनी चाहिए? विचार ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को जाना समझा है तो आप उत्तर देने में सक्षम हैं। वहीं अगली बात यह भी खास है आप लोग के लिए कि इसके अलावा चीज़ें जो रहेंगी आप लोग की वह मेंस के लिए भी खास है, तो इसलिए वहाँ पे अपने नोट्स तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग की जो वीडियो थी वह कंप्लीट हो जाती है। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वह सभी खास बातें हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर ली है। चीज़ें अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और बाकी वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। तो आप लोग को प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा, तो देखिए प्रश्न का उत्तर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सही रही होंगी। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।